हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर वेक्टर्स की सेकंड एक्सरसाइज सिखाने जा रहे हैं 10.2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हाउ टू कैलकुलेट ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम द गिवन वेक्टर और उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज बेसिकली ये वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट। देखिए, सपोज हमारे पास ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो है वो A1 है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस A2 है और जो z एक्सिस होता है हमारे पास एक्चुअली ये इस तरह से दिखाया हुआ है। एक्चुअली ये इस तरह से होता है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, और z एक्सिस ऐसे होता है सामने की तरफ। तो उस z एक्सिस से हम इसका डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट P का अगर A3 मान लें तो वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो तीन कंपोनेंट बनेंगे A1, A2 और A3, और मैं इस पॉइंट P को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं यहाँ पर OP, तो हमारा जो वेक्टर OP है ये वेक्टर A से रिप्रेजेंट होता है। और यहां पर इसका कंपोनेंट देखिए, तो जो एक्स एक्सिस पे हम नोट करते हैं डिस्टेंस, जो कंपोनेंट हम यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन जे कैप, और जेड एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन के कैप। तो ये तीन जो है कैप हमने लगा दी, तो ये तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जब कंपोनेंट नोट किया जाता है वो आई कैप के साथ लिखा जाता है, वाई एक्सिस के साथ जब नोट किया जाता है डिस्टेंस वो जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब जेड एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसको हम A3 लिख रहे हैं यहां पर, वो के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो वेक्टर OP है, वेक्टर OP यानी वेक्टर A अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर लूं तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है A1i प्लस A2j प्लस A3k। इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर का कंपोनेंट A1 है, अलोंग y एक्सिस वेक्टर का कंपोनेंट A2 है, और अलोंग z एक्सिस वेक्टर का कंपोनेंट A3 है। तो तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे और एक z एक्सिस पे। x एक्सिस वाले कंपोनेंट को i कैप के साथ लिखते हैं, y एक्सिस वाले कंपोनेंट को j कैप के साथ, और z एक्सिस वाले कंपोनेंट को k कैप के साथ लिखा जाता है। यहां पर एक्चुअली जो ये A1, A2, A3 है जो कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो हैं वो उसके कंपोनेंट होते हैं A1, A2, A3 यानी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो तीन डायरेक्शन रेशियो होते हैं और इन्हीं डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले क्या होता है, देखिए, डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली क्या है, कोसाइंस लिखा है, कोसाइन का मतलब है एंगल, एंगल ऑफ द कॉस थीटा। ये जो वेक्टर हमने यहां रिप्रेजेंट किया था A, ये वेक्टर A एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, वो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। वाई एक्सिस के साथ यानी J कंपोनेंट के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है, ये हमारा बीटा से रिप्रेजेंट होता है। और अलोंग Z एक्सिस जो इस तरह से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये जो एंगल होता है दिस इज गामा। तो कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी कोसाइन ऑफ द एंगल विद द एक्स एक्सिस, कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वाई एक्सिस एंड कोसाइन ऑफ द एंगल विद द जेड एक्सिस। तो तीन एक्सिस हैं, एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वेक्टर उसका कोसाइन, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा यानी गामा उसका कोसाइन। तो इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी वैल्यूज अगर हमें निकालनी हो तो सबसे पहले हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। जैसे हमने वेक्टर A लिखा था अभी, A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, वो कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, और ऐड करके सारे का स्क्वायर रूट।
इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर को, वेक्टर ए को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो निकल जाता है यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए है तो कैप लगा देते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही कैप लगाना होता है। तो किसी भी वेक्टर ए को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है उसका ए कैप। तो ये देखिए हम कर रहे हैं a1, ए वेक्टर ए की वैल्यू लिख रहे हैं यहां पर a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब जो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट आएंगे, यानी a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आई कैप प्लस a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू के कैप। तो ये जो तीन कंपोनेंट निकले हैं यूनिट वेक्टर के, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? उस वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को हम उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कॉस अल्फा की होगी, ये जो वैल्यू है ये कॉस बीटा की होगी और ये जो वैल्यू है ये कॉस गामा की होगी। तो देखिए हमने अभी तक जो सीखा एक बार उसको रिपीट करता हूं, मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। वेक्टर ए हमने रिप्रेजेंट किया था a1i प्लस a2j प्लस a3k से। फिर हमने आपको बताए थे कि इनका मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या होती है डायरेक्शन रेशियोज? कंपोनेंट्स, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर के आई, जे और के कंपोनेंट को उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। और हमने सीखा था डायरेक्शन रेशियो के बाद निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? उस वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं आई, जे और के उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट। और उसके बाद हमने सीखा यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए कैप कैसे निकलता है। किसी भी वेक्टर ए को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड जब कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है, यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं। और जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं हम इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, देखिए सेपरेट करके a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू आई कैप। ये आई कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट, और a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से सेम टर्म, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू जे कैप। ये वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया। और a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू के कैप। तो ये जो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के आ गए, अब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, इनको हमने बोला था डायरेक्शन कोसाइंस। यानी किसी भी वेक्टर के अगर आपने डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो उस वेक्टर के कंपोनेंट लिख देते हैं, और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यानी कॉस अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको हम स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको स्मॉल m से, या cos बीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल होता है, और इसकी वैल्यू होती है a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है n, यानी z एक्सिस के अलॉन्ग, उसको cos गामा भी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, बी और सी, तीन वेक्टर गिवन है।
हमें इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपको बताया कि वेक्टर ए जैसे हमें दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, तो यहां पर हम 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 1i प्लस 1j प्लस 1k। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ जो i कंपोनेंट है, वेक्टर i कंपोनेंट यानी 1 उसका स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और सबको ऐड करके हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा किसी भी वेक्टर का। तो देखिए ये आएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी रूट 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह से वेक्टर बी दिया हुआ है हमें, वेक्टर बी लिखा है 2i माइनस 7j माइनस 3k, और अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर बी का। देखिए बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर, और फिर k कंपोनेंट का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर हम लिखते हैं 49, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, 49 प्लस 9 जो होता है 58 और प्लस 4 62, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 62। तो यानी रूट 62 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी हमें गिवन है 1 बाय रूट 3i प्लस 1 बाय रूट 3j माइनस 1 बाय रूट 3k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालने के लिए देखिए फिर से वही तरीका, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट 1 बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 बाय रूट 3 स्क्वायर फिर से, और प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट है माइनस 1 बाय रूट 3 स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 बाय 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, अगेन फिर से प्लस 1 बाय 3। आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, 3 3 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया रूट 3 अपॉन 3, और अगर मैं रूट 3 अपॉन 3 को कैंसिल कर दूं यहां पर तो रूट 1 बचेगा, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया 1, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या बोलते हैं हमने आपको बताया था उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से देखिए यहां पर डेफिनेशन मिल गई हमें यूनिट वेक्टर की, ए वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 1, if magnitude of vector c is equal to 1 then it is called a unit vector। वेक्टर c नहीं, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए कभी भी तो उसको हम हमेशा यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर गिवन है, एक है 2i प्लस 3j और दूसरा है एंड xi प्लस yj। ये दोनों वेक्टर्स आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर हमें इक्वल गिवन है और हमें इन x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो गिवन हम लिख सकते हैं, गिवन टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर हमें गिवन है तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। देखिए xi प्लस yj ये हमें इक्वल गिवन है 2i प्लस 3j के। तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका i कंपोनेंट जो है वो i कंपोनेंट से इक्वेट होता है। तो इधर लेफ्ट साइड में i कंपोनेंट है x और राइट साइड में i कंपोनेंट है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। लेफ्ट साइड में j का कंपोनेंट है y इज इक्वल टू का साइन बीच में, और राइट साइड में j का कंपोनेंट है 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है i कंपोनेंट और j कंपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल पुट करके। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 का। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तीन वेक्टर गिवन है हमें, वेक्टर a b और c उनके कंपोनेंट्स, हमें इनको प्लस करना है। सम का मतलब होता है टू ऐड। जब प्लस करेंगे तो आप देखिए बहुत इजी तरीका है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बहुत आसान तरीका है, जो इनके i कंपोनेंट है देखिए वो सारे एक साथ ऐड होंगे। हम सबसे पहले सारे i कंपोनेंट लिख लेते हैं वेक्टर्स के। देखिए i माइनस 2i और प्लस i, ये i कंपोनेंट हो गए सारे। फिर हम प्लस साइन लगा के j कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं, यानी माइनस 2j प्लस 4j और माइनस 6j। और अब हम k कंपोनेंट्स को प्लस कर लेते हैं, यानी k प्लस 5k और माइनस 7k। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को एक साथ ऐड करने के लिए।
उनके i कंपोनेंट्स को प्लस कर लो, उनके j कंपोनेंट्स को प्लस कर लो और उनके k कंपोनेंट्स को। तो देखिए i प्लस i 2i और 2i माइनस 2i 0, तो ये बच गया 0i। अब बात करते हैं j कंपोनेंट की। देखिए -2 -6 -8 और -8 प्लस 4 -4 आ गया। अब k प्लस 5k 6k माइनस 7k -k, यानी माइनस के 1 आ जाएगा, 1 लिख सकते हैं आप यहां पर। तो ये देखिए तीनों वेक्टर्स a प्लस b प्लस c तीनों को ऐड करने के बाद सम ऑफ द वेक्टर्स आ गया 0i -4j -1k, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। देखिए क्वेश्चन 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें कहा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब हमने आपको सिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कैसे निकाल सकते हैं। हमें कहा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। ये वेक्टर a गिवन है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यानी a मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर और प्लस k कंपोनेंट जो है 2 यानी 2 स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो रूट 6 तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a यानी a कैप निकालना चाहते हैं। तो वेक्टर a को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू देखिए 1i प्लस 1j प्लस 2k डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कितना निकला है, रूट 6। तो इनको आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय रूट 6i प्लस 1 बाय रूट 6j 1 बाय रूट 6j कैप और प्लस 2 बाय रूट 6k कैप। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। एक्चुअली जो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर की, उसका यूनिट वेक्टर। तो हमने इसीलिए लिखा था स्टेटमेंट में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, यानी ये यूनिट वेक्टर a निकला है, ये वेक्टर a की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का, ये लिखा है फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर a एंड b, दो वेक्टर दे रखे हैं वेक्टर a और वेक्टर b, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b, यानी हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो वेक्टर a प्लस b की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। यानी हमें सबसे पहले वेक्टर a प्लस b कैलकुलेट करना है और फिर उसकी डायरेक्शन यानी हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि वेक्टर a प्लस b जो है उसको हम मान लेते हैं वेक्टर c के इक्वल। तो जो वेक्टर c है वो a और प्लस b को ऐड करने से, यानी वेक्टर a और b को ऐड करने से आएगा। तो देखिए i कंपोनेंट में i कंपोनेंट प्लस होना है, 2i माइनस i यानी 1i, माइनस j और प्लस j कैंसिल हो जाएंगे यानी 0j, और 2k में से k चला गया प्लस 1k। तो ये तो हो गया a प्लस b, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया वेक्टर c से। अब हमें इस वेक्टर c की डायरेक्शन में यानी a प्लस b की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c हम निकाल रहे हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने आपको बताया, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो ये आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ c निकल गया। अब बात करनी है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर जो है c कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर c को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन निकल जाएगी यूनिट वेक्टर c की यानी a प्लस b की। तो c कैप देखिए वेक्टर c की वैल्यू लिख रहे हैं यहां पर, वो है 1i प्लस 0j प्लस 1k डिवाइड बाय रूट 2 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 बाय रूट 2i प्लस 0 अपॉन रूट 2 यानी 0j कैप और प्लस 1 अपॉन रूट 2 k कैप।
तो जो यूनिट वेक्टर सी निकल गया है अब ये वेक्टर ए प्लस बी की यानी जो सम ऑफ द वेक्टर्स ए और बी था उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 10th है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। क्या है इस बार लिखा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर दे दिया, इसकी डायरेक्शन में निकालना है, लेकिन कंडीशन दे दी कि साथ में विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, यानी आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो जब भी किसी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमें कोई भी डायरेक्शन बतानी हो और उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा हो तो सबसे आसान तरीका होता है, देखिए हम सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। उस यूनिट वेक्टर को यहां पर जितना भी मैग्नीट्यूड है, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में 8 है, यहां पर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, -1 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो वेक्टर ए हमें दे रखा है वो है 5i - j + 2k। ये हमारे पास वेक्टर ए गिवन है स्टेटमेंट में। हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -1 लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, और k कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए सॉल्व करके आएगा 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 25 + 1 26 + 4 30 यानी √30 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकल गया है √30। अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकाल रहे हैं हम, ए कैप। कैसे निकलेगी, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर देना है। तो वेक्टर ए क्या है, याद रखना वेक्टर के ऊपर एरो लगता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगती है। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमने जो निकाली है वो लिख देते हैं 5i - 1j + 2k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड जो निकला वो लिख देते हैं √30। तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास, देखिए 5i - 1j + 2k अपॉन √30। अब हम चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। तो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो यूनिट वेक्टर है ए कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमने आपको बताया था हमेशा 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 × यूनिट वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 बन जाएगा, क्योंकि 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर बन जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमने मैग्नीट्यूड 8 लेना है, स्टेटमेंट में 8 लिखा है, तो 8 से हमने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 ए कैप जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 होगा, और यही हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो हमने 8 और इनटू में ए कैप की वैल्यू ये थी, देखिए 5/√30 i कैप -1/√30 j कैप प्लस 2/√30 k कैप। ये हो गया वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40 यानी 40/√30 i कैप माइनस 8 × 1 8/√30 j कैप और प्लस 8 2 16/√30 k कैप। ये आपका वो वेक्टर निकल गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। इसकी रिप्रेजेंटेशन के बहुत तरीके हैं, जैसे एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी, आप चाहें तो ये जो 1/√30 है इसको बाहर कॉमन लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगा 40i - 8j प्लस 16k। तो दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। और आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए 8 के इक्वल आएगा, तो आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि हमने जो वेक्टर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है हमारा सवाल। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2 का लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इस बार हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहा गया है। तो लेट कर लें अगर हम कि ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये वेक्टर ए है, यानी i + 2j + 3k, और डायरेक्शन कोसाइन हमने आपको बताया था कि जो भी वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना पड़ेगा, यानी वेक्टर ए का हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये बन गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 13 + 1
14, रूट 14 हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। हमने आपको बताया किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो यानी ए कैप में जो वेक्टर ए की वैल्यू है वो है हमारे पास, देखिए 1i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है यानी रूट 14। तो इस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आएंगे यानी 1/√14i प्लस 2/√14j और प्लस 3/√14k, ये जो i, j और k के कंपोनेंट्स हैं ये बनेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, फर्स्ट बनेगा 1/√14, सेकंड बनेगा 2/√14 और थर्ड होगा 3/√14, यानी ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस और ये अलोंग जेड एक्सिस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कुछ क्वेश्चन हमने बच्चों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, काफी सारे एक जैसे हैं, सब में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। 16th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स हैं P और Q, हमने इनका वो वेक्टर बताना है जो इनके मिड पॉइंट से पास करता हो, जो इसके मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। अब मिड पॉइंट आपने क्लास 10th में निकालना सीखा था, क्लास 11th में भी सीखा था कि दो कंपोनेंट्स को अगर प्लस करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो मिड पॉइंट निकल जाता है। तो हमने यही निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम वेक्टर जो पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A लेट कर लेते हैं, वो हम लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। और सिमिलरली पॉइंट वेक्टर B जो है वो पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करेगा 4i प्लस 1j और माइनस 2k। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2। तो यानी इन दोनों वेक्टर्स को हमने पहले प्लस करके लिखना है, यानी 4 प्लस 2। प्लस कैसे करते हैं? i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में ऐड करना होता है 6i, फिर j कंपोनेंट को j कंपोनेंट में 3 + 1 4j और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट में 4 - 2 2 यानी 2k और डिवाइड बाय 2, राइट। तो मिड पॉइंट के जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो बनेगा 6/2 यानी 3i, 4/2 यानी 2j और 2/2 यानी 1k। तो पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 1k। यानी बिल्कुल वे सेम टू सेम वही तरीका अप्लाई किया जो आप क्लास 10th और क्लास 11th में यूज करते थे। दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स को प्लस करना है 2 से डिवाइड, यहां पर इंडिविजुअल कंपोनेंट को प्लस किया और 2 से डिवाइड और हमारे पास मिल गया हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 10.2 एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन। हमें बताना है इफ a एंड b आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स। ये गिवन है, हमें दो वेक्टर हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर वेक्टर हमने आपको पढ़ाया था 10.1 एक्सरसाइज में भी कि कोलिनियर वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, अपोजिट भी हो सकती है, बट वो पैरेलल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कोलिनियर वेक्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको यूज करके बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास लिखा है वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर a फॉर सम स्केलर कंपोनेंट लैम्डा। यानी वेक्टर b और वेक्टर a अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो हम किसी भी एक वेक्टर में से कोई ना कोई स्केलर कंपोनेंट जो है वो स्केलर नंबर उसके कंपोनेंट में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल होते हैं। ये जो कंडीशन है एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन ये पैरेलल वेक्टर्स की है और हमें पता है कि कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब जो पहली कंडीशन है हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, करेक्ट है।
अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की, बी पार्ट की। इसमें लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो देखिए पहली और दूसरी कंपोनेंट जो स्टेटमेंट है ये दोनों लगभग एक जैसी हैं। अगर मान लो मैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट में ही लिख देता हूं कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये प्लस माइनस 1 आप वेक्टर ए के साथ भी लगा सकते हैं, वेक्टर बी के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये वेक्टर ए जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। और आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि वेक्टर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए। ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, सब की सब जो है वो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है। और यूनिट कोलिनियर वेक्टर तो पैरेलल होते ही होते हैं। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है दूसरी, ये भी हमारी एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम चलेंगे स्टेटमेंट 3 की तरफ, यानी सी पार्ट की तरफ। वो कह रहा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब जो उनके कंपोनेंट्स थे उनकी रेशियो सेम है। तो ये तो वही कंडीशन होगी फिर से अगेन फर्स्ट वाली, क्योंकि अगर रेशियो सेम है तो किसी ना किसी नंबर के तो वो मल्टीपल होंगे, तो वो मल्टीपल जो है वो लैम्डा हो जाता है यहां पर। यानी उनकी रेशियो जो है ए और बी की, यहां से मैं अगर रेशियो निकाल के देखूं, देखिए इसी को सॉल्व करके दिखाते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं, b इज इक्वल टू लैम्डा है। अगर आप इस वेक्टर ए को अपॉन में ले आओ, वेक्टर b अपॉन वेक्टर ए लिख लें, तो इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो इनकी रेशियो थी ये इक्वल टू सम स्केलर कांस्टेंट ए की वैल्यू के इक्वल आ गई। यानी एक्चुअली में जो ये हमारी तीन स्टेटमेंट है ए बी और सी, ये तीनों एक ही स्टेटमेंट फर्स्ट से निकल के आ रही हैं। यानी एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बोला गया है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है हमारी थर्ड, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली तीन स्टेटमेंट एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी पैरेलल वेक्टर्स को, और कोलिनियर वेक्टर हमें पता है पैरेलल होते हैं, इसलिए पहली तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, डी पार्ट पे। वो देखते हैं क्या कहता है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कह रहा है, नहीं डायरेक्शन तो डिफरेंट हो सकती है हमारी यहां पर। दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो सिर्फ पैरेलल होने चाहिए, वो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट यहां पर वो कह रहा है सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहां पर हमारी गलत हो जाती है, इनकरेक्ट। तो यही हमें बताना था कि जो कोलिनियर वेक्टर ए और बी अगर गिवन हो तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पार्ट डी जो है वो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और पहली तीन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर वेक्टर्स की सेकंड एक्सरसाइज 10.2, जिसमें आज हमने सीखा कि किसी भी गिवन वेक्टर के लिए आप यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से निकालते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में भी हमने सीखा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है सभी बच्चों ने। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज का 10.3 के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।